नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जो है आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, बिना कोई समय गवाते हुए आज के लेक्चर को चालू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई पे। अब लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या हमको बोला? लॉ ऑफ सप्लाई हमको बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे एक सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा देगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई फेल कर जाता है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ी फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, या तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं। अब इस एक एक सिनेरियो को हम समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एक्सेप्शन है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में लेबर सप्लाई। अब आप बोलते होंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? सप्लाई होता है गुड्स का, कमोडिटीज का। अब ये लेबर का सप्लाई कैसे हो सकता है? एक आदमी का सप्लाई कैसे हो सकता है? तो ये आदमी का सप्लाई नहीं है दोस्तों। लेबर सप्लाई मतलब क्या होता है? लेबर सप्लाई इज द टोटल आवर्स वर्कर्स वर्क एट अ गिवन वेज रेट। मतलब एक आदमी, एक वर्कर, एक वेजर जो है वो एक काम पे कितना घंटा काम कर रहा है, मतलब एक काम को कितना घंटा दे रहा है एट अ गिवन वेज रेट। मतलब समझो उसको आवरली वेज रेट मिल रहा है कि 100 रुपीज पर आवर, ऐसा वेज रेट मिल रहा है। तो उस वेज रेट पे वो कितना घंटा अपना काम दे रहा है, कितना घंटा अपना काम सप्लाई कर रहा है, उसे हम कहेंगे लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई का एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है? हम सबको पता है कि जैसे जैसे दोस्तों वेजेस सप्लाई में क्या होता है कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है वैसे वैसे लेबर सप्लाई भी बढ़ जाता है। लेबर सप्लाई भी बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वेजर की, एक वर्कर की क्या इच्छा होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, उसकी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, वेज रेट मतलब आप समझिएगा आवरली वेज रेट, मतलब 100 रुपीज़ पर आवर, 200 रुपीज़ पर आवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वेज रेट बढ़ता है तो लेबर को ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा आवर्स काम करके, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ज़्यादा आवर्स काम करके क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। इसके लिए वो क्या करता है? अपना लेबर सप्लाई बढ़ा देता है। मतलब अपने टोटल जो आवर्स है वो टोटल आवर्स वो बढ़ा देता है। अब जैसे जैसे क्या होता है, एक दो बार ही ऐसा होता है कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है तो ज़्यादा पैसा कमाने के लालसा में एक वर्कर क्या करता है? ज़्यादा लेबर सप्लाई करता है, मतलब ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आवर्स काम करता है। बट जब अब वो ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जब वो ज़्यादा पैसे कमाता है दोस्तों तो उसकी क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। मतलब उसकी जीने का तरीका क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पहले कम वेज कमाता था, अब वो ज़्यादा वेजेस कमा रहा है, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इंप्रूव होगी। अब कुछ टाइम के बाद अगर समझिए कि वेज रेट हमेशा ही बढ़ते रहे, मतलब वेज रेट बढ़ ही रहा है, अब वेज रेट बढ़ा, तो अब लेबर क्या करता है कि अब लेबर ज़्यादा काम नहीं करता है। अब लेबर ज़्यादा काम नहीं क्यों करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है। उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है तो उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मतलब वो ज़्यादा वेज रेट के लिए अब ज़्यादा काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? थोड़ा सा ल्यूजर टाइम निकाल लेगा खुद के लिए, ल्यूजर टाइम खुद के लिए निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी इनकम अभी इतनी बड़ी है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया मतलब उसकी दूसरी सोशल नेसेसिटीज़ बढ़ी है। उस सोशल नेसेसिटीज़ के लिए वो क्या करता है? अभी अपने लिए टाइम निकालना चालू कर देता है। इसके लिए कितना भी वेज रेट आगे आगे बढ़े तो एक लेबर क्या करता है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब थोड़े पॉइंट के लिए क्या करता है? अपना लेबर सप्लाई बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा देर काम करता है। बट उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि अब मैंने खुद को ध्यान देना चाहिए, खुद की सोशल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी इनकम अभी बहुत अच्छी बढ़ी हुई है पहले के लेवल से। तो वो क्या करता है? ल्यूजर टाइम देना अपने लिए चालू करता है। मतलब किधर मूवीज देखेगा, पार्क में जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपना ल्यूजर टाइम वो क्या करता है? ढूंढता है। इसके लिए वो अपना लेबर सप्लाई कम कर देता है। तो ये होता है दोस्तों लेबर सप्लाई के केस में। जब जब क्या होता है कि एक लेबर जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है थोड़े देर तक क्या करता है? लेबर सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देता है, बट उसके बाद उसको अपना ल्यूजर टाइम चाहिए होता है। इसके लिए वो अपना जो सप्लाई है लेबर का वो कम कर देता है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे और एक ग्राफ भी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सेप्शन का जो है, जो लेबर सप्लाई का एक्सेप्शन है, उसका एक एग्जांपल देख लेंगे। ये सेम एग्जांपल आपके बुक में लिया और वैसा ही सेम चार्ट मैंने इधर ड्रॉ किया क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। अभी क्या है, इधर वेज रेट है आवर्स पर डे और वेजेस है। एक समझो एक्स कोई भी वर्कर है,
वो एक्स वर्कर ओरिजिनल वेज रेट उसका 100 है, तो वो क्या करता है 5 घंटे दिन में काम करता है और 500 रुपये दिन के एंड में लेके जाता है। अब क्या हुआ, उसका वेज रेट बढ़ गया, उसके कोई तो ओनर होगा, उसने उसका वेज रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर उसके मालिक ने उसका वेज रेट बढ़ा दिया तो अब उसे लगता है कि अब मैं ज़्यादा आवर्स काम करके अब ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए वो क्या करता है ज़्यादा काम करना चालू कर देता है। अब 5 घंटे से वो उसका काम चालू कर देता है 7 घंटे काम करना। तो 7 घंटे के लिए वो अब दिन के एंड में कितने लेके जा रहा है, 1400 रुपये लेके जा रहा है। अब क्या हुआ, उसके ओनर ने, फैक्ट्री के ओनर ने क्या किया, अभी और वेज रेट हाइक कर दिया। अब अगर वेज रेट हाइक हुआ तो देखिएगा इधर इसका वेजेस 500 रुपये से 1400 रुपये हो गया, मतलब ट्रिमेंडसली 900 रुपये की हाइक इधर हो गई है। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने का तरीका है जो इम्प्रूव हो जाता है। इस रहने का तरीका इम्प्रूव होने से इसको क्या लगता है कि अब ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, अब ये कम काम करेगा और ज़्यादा ल्यूजर टाइम प्रेफर करेगा, मतलब अपनी सोशल लाइफ में वो ज़्यादा ध्यान देगा। इसके लिए अगर इसके आगे भी वेज रेट बढ़ता जाए तो वो अपने आप अपना काम कम कर देता है। अब क्या कर रहा है, वो सिर्फ 6 घंटे काम कर रहा है, जो वो पहले 1400 रुपये कमाता था अब 6 घंटे काम करके 300 रेट से 1800 रुपये कमा रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा वो क्या कर सकता है, कमा सकता है। तो वो क्या करता है, अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ वेज रेट पे ज़्यादा काम नहीं करता है, कम घंटे काम करता है और उससे ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा वेज रेट्स कमाता है। और जो बचा हुआ टाइम है, मतलब ये जो 1 घंटा टाइम जो इसका बच रहा है, वो 1 घंटा टाइम ये अपने सोशल लाइफ पे देता है। इसके लिए लेबर सप्लाई कर क्या होता है दोस्तों, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर होता है। अब ये बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होता है, मैंने क्या किया, इधर लेबर सप्लाई है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है वेज रेट। अब इस एक एक पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते जाएंगे। 105 पे एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, एक्चुअली ये 5 बहुत आगे आता है बट मैंने सिर्फ इधर 0 के बाद डायरेक्टली 5 लिया है। 105 पर एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, फिर 200 पे उसने 7 घंटा काम किया, 207 पे एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, 300 पे 6 घंटा काम कर लिया, क्योंकि क्या कर रहा है, अभी वो ल्यूजर टाइम प्रेफर कर रहा है, अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब अगर मैं इससे जाने वाला एक कर्व निकालूं दोस्तों, तो ये कर्व ऐसा आएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं आया होगा क्योंकि मैंने पेन से निकाला है। तो इस कर्व को बोलते हैं, ये हो गया सप्लाई कर्व अपना, ये सप्लाई कर्व होता है दोस्तों बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अब इसको बैकवर्ड बेंडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इधर से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड जा रहा है, बट एट द इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि ये कर्व बैकवर्ड जा रहा है, मतलब ये अपना वेजेस का, लेबर का सप्लाई जो है वो कम कर रहा है, इसके लिए ये कर्व वापस पीछे जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग कर्व को बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता था ना दोस्तों, तो ये कर्व ऐसा आता था। आप अगर साथ में कोई सीए फाउंडेशन कर रहा होगा तो उसको उसकी बुक में ऐसा कर्व मिलेगा। तो ये जो कर्व है वो सेम ही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये नॉन लीनियर कर्व है। तो एक लेबर क्या करता है, ज़्यादा वेज रेस बढ़ाने पे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या करता है, ज़्यादा अपना लेबर सप्लाई देता है, बट उसके बाद वो अपना लेबर सप्लाई कम करता है, उसका जो बचा हुआ टाइम है वो ल्यूजर टाइम में यूज़ करता है और ज़्यादा वेजेस भी कमा के ले जाता है। अब हमारा अगला एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स मतलब कौन से होते हैं, जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे जैसे वीट हो गया या फिर जवार हो गया, एक्सेट्रा, जो भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होते हैं, ये सब एग्रीकल्चर गुड्स है। अब हमें सबको पता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर मेनली किस पे बेस्ड है, रेन पे बेस्ड है, वेदर पे बेस्ड है। अगर हमारी इधर बारिश अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती है, बारिश अच्छी हुई उस सीजन में क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत सारा हो जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर जो है दोस्तों वो वेदर बेस्ड है, मतलब वेदर पे बेस्ड है। अब क्या हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर 10 रुपये प्राइस पे 100 रुपीज़ क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस बढ़ गई तो एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर, एक फार्मर क्या करेगा, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा। बट अगर समझो ऐसा हुआ कि इस बार क्या हुआ, बारिश अच्छी नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही इटसेल्फ लो है, तो समझो बड़े हुए प्राइस पे भी वो फार्मर क्या नहीं कर सकता, उसका प्रोडक्शन, उसका मार्केट में सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही बारिश की वजह से कम प्रोडक्शन हुआ है। तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ी भी बट उसके पास स्टॉक ही नहीं है, उसके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है, तो वो सप्लाई कहाँ से करेगा। इसके लिए ऐसा होता है दोस्तों कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कम होता है तो इट्स सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज एट अ हायर प्राइस, मतलब प्राइस कितनी भी बढ़ जाए बट उसका स्टॉक ही उसके पास नहीं है, मतलब अभी उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, वेदर कंडीशंस में उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो वो फार्मर उसका ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो इस केस में, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में फेल कर जाता है।
अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है अर्जेंट नीड फॉर मनी। अब ऐसा हो सकता है कुछ सप्लायर को, कुछ प्रोड्यूसर को क्या हो सकती है, अर्जेंट नीड ऑफ मनी हो सकती है। मतलब समझो उसका लोन बाकी है, या तो उसकी कोई सोशल नेसेसिटी है, घर में कोई बीमार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए उसको अर्जेंट नीड फॉर मनी हो सकती है। अब जब हमें अर्जेंट नीड फॉर मनी होती है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिले जिस दाम पे सप्लायर क्या कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इसके लिए क्या होता है, ही में सेल एट अ रेट बिलो देन मार्केट रेट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समझो 10 रुपए पे हमारी 100 क्वांटिटी बेच रही थी। अब अगर प्राइस कम हुई तो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से इस सप्लायर ने क्या करना चाहिए, उसका क्वांटिटी सोल्ड भी कम कर देना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, समझो उसको अर्जेंट नीड फॉर मनी है, उसको मनी चाहिए ही चाहिए, कौन से भी दाम पे चाहिए, तो वो क्या करता है, 8 रुपए प्राइस पे भी उसके सारे के सारे प्रोडक्ट बेच देता है। मतलब समझो वो 8 रुपए प्राइस पे अभी 200 किलो बेच रहा है, और वो उससे जो पैसा मिलने वाला है वो उसकी नेसेसिटी फुलफिल कर रहा है। तो अब इधर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। अब क्या हो गया कि अगर प्राइस नीचे गिरी तो ये सप्लाई भी नीचे गिरना चाहिए था, बट एक्चुअल में ये सप्लाई तो बढ़ रहा है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अगर अर्जेंट नीड फॉर मनी होती है तो वो एक्सेप्शन हो जाता है लॉ ऑफ सप्लाई का। अब हमारा अगला एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, पेरिशेबल गुड्स। अब ये पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ड्यूरेबल नहीं होते हैं, मतलब जो जल्दी से जल्दी पेरिश हो जाते हैं। अब ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, तो जैसे होता है वेजिटेबल्स हो गया, फिर हो गया मिल्क, या तो मीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा गुड्स जो होते हैं वो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। जो फार्मर अपने फार्म में क्या करता है, वेजिटेबल्स उगाता है और सिटी में उसको बेचने आता है। अब सिटी में बेचने वो सुबह सुबह बेचने आता है, और सुबह से दोपहर तक उसने क्या किया, उसके 10 रुपए प्राइस पे उसकी कोई तो वेजिटेबल थी, उस पे उसने क्वांटिटी बेच दी, समझो 100 क्वांटिटी उसने खुद के पास की बेच दी। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे वो सुबह से रात होती गई, तो रात जाने तक उसको जल्दी से जल्दी अपने गांव जाना था। इस चक्कर में उसने क्या कर दिया, समझो अभी प्राइस हो गई 8 रुपये हो गई, मतलब अभी मार्केट में प्राइस ही 8 रुपये हो गई, 8 रुपये पर ही सब लोग वो वेजिटेबल ले रहे हैं। अब उसको जल्दी घर जाना है, उसके पास की सब क्वांटिटी उसको बेच देनी है, तो वो क्या करता है, इस 8 रुपये प्राइस पर भी उसका गुड्स तो पेरिशेबल है, अगर उसने नहीं बेचा तो वो अगले दिन मार्केट में वही गुड्स लेके नहीं आ सकता है। इसके लिए 8 रुपये प्राइस पर भी वो उसके पास है सभी क्वांटिटी बेच देता है। मतलब समझो उसके पास 400 थी तो अभी बची हुई 300, पूरी की पूरी क्वांटिटी वो लॉस बचाने के लिए क्या करता है, इधर सेल कर देता है। इसके लिए सप्लायर क्या करता है, टू मिनिमाइज द लॉस सेल एट द लोअर प्राइस, मतलब कम प्राइस पे पेरिशेबल गुड्स बेच देता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो भी उसका लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमारा लास्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, रेयर गुड्स या रेयर आइटम्स। अब रेयर गुड्स, रेयर आइटम कौन से होते हैं कि जिसका सप्लाई हम लोग बढ़ा नहीं सकते। ऐसे कौन से रेयर डायमंड्स हो सकते हैं, जैसे कि कोहिनूर क्या है, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डायमंड है। फिर कोई रेयर आइटम्स हो सकते हैं, समझो एक आधी ऐसी वॉच है जो गांधी जी ने यूज़ करी थी, तो वो रेयर है क्योंकि वो सिंगल पीस है। अब ऐसे गुड्स में क्या होता है दोस्तों, इसकी प्राइस भी बढ़ जाए या तो फिर डिमांड भी बढ़ जाए। अब समझो एक गांधी जी के एरा की वॉच है और एक आदमी उसको 2.5 लाख में लेना चाहता है, 2,50,000। दूसरा आदमी आया, वो बोलता है कि मैं 3,50,000 देने को तैयार हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ी है। इसके लिए वो जो जिसके पास भी वो रेयर आइटम है वो उसका सप्लाई बढ़ा सकता है क्या, नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास सिंगल आइटम है गांधी जी ने यूज की हुई वॉच का। इसके लिए क्या होता है कि सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड आफ्टर हाई डिमांड और हाई प्राइस। मतलब कितनी भी हाई प्राइस रहे, कितना भी ज्यादा डिमांड रहे, लोग कितना भी डिमांड करते रहे, बट कुछ रेयर आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम लोग सप्लाई नहीं इंक्रीज कर पाते। उस टाइम में क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती है, फिर भी हमारा सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच।